सेकंड है यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का मतलब पहले तो आपको ये समझ लो यूनाइटेड नेशन कौन सा है। तो यूनाइटेड नेशन के अंदर 6 बॉडीज आती है। एक तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन मतलब ट्रस्टीशिप काउंसिल, और यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सेक्रेटरीट, और एक मतलब एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये 6 उसके अंदर बॉडीज आती है। प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन बोलते हैं उनको। इंडिया उनका फाउंडिंग मेंबर है। याद रखना, इंडिया इज ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन में कितने मेंबर है? 193 मेंबर्स है और इंडिया उनका फाउंडिंग मेंबर है। याद रखना, यूपीएससी प्रीलिम्स में आजकल क्वेश्चन पेयर्स आते हैं, आने लग गए हैं। यूएन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है हुज प्राइमरी रोल इज टू मेंटेन वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स, डिलीवरिंग ह्यूमैनिटेरियन एड, प्रमोट करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड अपहोल्डिंग इंटरनेशनल लॉ। पर्पज क्या है? अभी देखो मेरी बात सुनो। एक तो सिक्योरिटी काउंसिल है, तो उसका काम क्या होगा? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना। ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने का काम किसका होगा? मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसके लिए इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। डिलीवरिंग ह्यूमैनिटेरियन एड, अभी जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था या फिर और भी कहीं पे मतलब सहायता चाहिए तो ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करने का काम भी यही करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं और इंटरनेशनल लॉ को अपहोल्ड करने का काम करते हैं। एक यूनाइटेड नेशन बॉडी, एक सारे 193 मेंबर्स है इसके अंदर, तो सभी देशों की बॉडी है। तो उससे क्या थोड़ा सा मतलब एक इंटीग्रेटेड बॉडी है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद ड्यूरिंग द 49 ग्रुप ऑफ G7 समिट, इंडिया ने कुछ क्वेश्चन, इसके न्यूज क्यों आई? तो अभी यूनाइटेड नेशन की जो मीटिंग थी, मतलब G7 की जो समिट थी, उसमें इंडिया ने यूनाइटेड नेशन को क्वेश्चन किया कि आप कॉन्फ्लिक्ट को डील ही नहीं कर पा रहे। जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, तो उन्होंने ये बोलते कि यूनाइटेड नेशन आने के बाद जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसी के कारण तो यूनाइटेड नेशन का जन्म हुआ था कि हम फ्यूचर में कोई वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ। बट अभी जो रशिया यूक्रेन के वॉर में तो कंट्रीज आपस में ही लड़ रही है। रशिया और कुछ कंट्रीज एक साइड में, रशिया और चाइना उसका एक तरह से सपोर्ट कर ही रहा था, इंडिया तटस्थ नीति पे था डिप्लोमेटिक रीजंस के कारण, और बाकी जो अदर कंट्रीज है नाटो कंट्रीज, वो तो खुलकर सपोर्ट कर रही थी कि युद्ध करो। वो यूक्रेन को सप्लाई कर रहे थे, यूक्रेन को नाटो के अंदर शामिल करना। तो ये एक तरह से ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं कि वॉर का एनवायरनमेंट तो खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, और बोलते हैं कि भाई यूनाइटेड नेशन बॉडी बनाई है, उसके कारण वॉर नहीं होगा, उसके कारण पीस रहेगी। तो इंडिया ने उस चीज को, कॉन्फ्लिक्ट को, उन्होंने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट को आप डील ही नहीं कर पा रहे हो, इसको एड्रेस किया है इंडिया ने। तो इंडिया ऑल्सो रेज क्वेश्चन रिगार्डिंग कि व्हाई यूएन हैड नॉट बीन एबल टू अराइव एट ए डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म। अभी तक टेररिज्म की डेफिनेशन क्लियर नहीं हुई यूएन के हिसाब से। और इंडिया ऑल्सो रिट्रीटेड फॉर द रिफॉर्म इन द यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिफॉर्म की जरूरत है, क्योंकि यूएस की सबसे ज्यादा चलती है ये यूनाइटेड नेशन, जो भी जितनी भी बड़ी बड़ी बॉडीज है। तो वो कह रहे हैं कि रिफॉर्म की जरूरत है। रिफॉर्म की क्यों जरूरत है? क्योंकि वहाँ तो जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनका इन कंट्रीज में ज्यादा प्रेशर रहता है, और जो एशियाई कंट्रीज है, छोटी कंट्रीज है, जो साउथ मतलब ये अफ्रीकन कंट्रीज है, उनका कुछ चलता ही नहीं है। तो इसमें रिफॉर्म की नीड है। तो वाई यूएन इज नॉट एबल टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट एंड रिजोल्व देम। तो एक तो सिक्योरिटी मतलब इसके रीजंस क्या है, मैं समझा देता हूँ कि उन कॉन्फ्लिक्ट को दूर क्यों नहीं कर पाते हैं। तो सबसे रीजन, बेकार रीजन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 5 परमानेंट मेंबर्स है और उनके पास एक वीटो पावर है। उस वीटो पावर के चक्कर में क्या है कि उनके खुद का जो भी इंटरेस्ट आता है उसके अंदर वो वीटो पावर लगा देते हैं। जैसे पाकिस्तान के ऊपर अगर कोई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कोई डिसीजन लेने वाली है तो चाइना उसमें अपना वीटो अड़ा देगा। उसके अलावा इंडिया की केस में ऐसे बहुत सारे, इंडिया के केस में रशिया का सपोर्ट रहता है। उसके अलावा इंडिया के केस में तो इंडिया को भी बोला गया, मतलब इंडिया के केस में 4 कंट्रीज तो इंडिया को परमानेंट 5 में इंक्लूड 6 में इंक्लूड करने की कोशिश कर रही है, बट चाइना उसमें वीटो पावर लगा देता है। तो ये वीटो पावर का बहुत बड़ा नुकसान है। इससे क्या है कि एक प्रॉपर बैलेंस नहीं बन पा रहा है। तो परमानेंट मेंबर्स है वीटो पावर्स विच दे यूज टू सर्व देयर इंटरेस्ट और देयर पार्टनर्स इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद लिमिटेड एनफोर्समेंट मैकेनिज्म, रिजोल्यूशन पास बाय यूएनजीए लेक्स एनफोर्समेंट मैकेनिज्म। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो रिजोल्यूशन पास किए हैं उनमें अगर अपन जैसे सुप्रीम, अपने इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है, वो कोई भी ऑर्डर देता है उसको एनफोर्स करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट है। अगर उनके डिसीजन एनफोर्स ही नहीं होंगे तो उन डिसीजन का कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब ये है कि यूएनजीए डिसीजन तो, रिजोल्यूशन तो पास कर देता है, पर उनका एनफोर्समेंट बॉडी कोई नहीं है, उनके अंदर एनफोर्समेंट की कमी है, तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। इज डिपेंडेंट ऑन मेंबर स्टेट टू कंट्रीब्यूट ट्रूप्स एंड रिसोर्सेज टू पीस कीपिंग मिशंस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन। इज डिपेंडेंट ऑन मेंबर स्टेट कि मेंबर स्टेट उसमें ट्रूप्स को कंट्रीब्यूट करे, रिसोर्सेज के लिए कंट्रीब्यूट करे, बट वो सारी चीजें हो नहीं रही है। सर्टेन केसेस मेंबर स्टेट्स आर अनविलिंग और अनेबल टू कमिट रिसोर्सेज टू इम्प्लीमेंट, क्योंकि सर्टेन केस में तो मेंबर कंट्री सपोर्ट ही नहीं करती है। उसके अलावा सोवरेन नेशनल इंटरेस्ट, कि हर कंट्रीज का नेशनल इंटरेस्ट और मतलब इंक्लूड होता है, तो वो उसके अंदर मतलब
पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करती है एथिकल वे से, पूरा मोरल तरीके से। उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी एंड डिविजन्स, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स एंड इंटरेस्ट, इनका सभी का मल्टीपल का स्टेक होल्डर्स एंड इंटरेस्ट इन्वॉल्वमेंट के कारण ये डिफिकल्ट है फॉर यूएन टू प्रोवाइड ए सोल्यूशन विच इज एक्सेप्टेड टू एवरीवन, कि यूएन एक ऐसा सोल्यूशन नहीं निकाल सकता है जो सबको मतलब एवरीवन को एक्सेप्ट हो। उसके बाद लेक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी है कि यूएन कैपेसिटी, दिस लिमिट द यूएन कैपेसिटी टू इम्प्लीमेंट इट्स इनिशिएटिव एंड प्रोवाइड एडिकेट सपोर्ट टू कंट्रीज अफेक्टेड बाई कॉन्फ्लिक्ट एंड टेररिज्म। जैसे कि बहुत सारी जो एशियन अफ्रीकन कंट्रीज है वो गरीब है, तो ह्यूमैनिटेरियन एड उनको प्रोवाइड करनी होती है, लेकिन अगर अपने पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज ही नहीं है उनकी यूएन के पास, तो कैसे प्रोवाइड करेंगे। हाउ यूएन कैन बी मोर इफेक्टिव, तो देखो आप कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंटिव एफर्ट्स की तरह लो, ना कि उनको करेक्टिव मेजर की तरह लेंगे तो घटना घटित होने से पहले ही अपने को सुधारनी है, तो प्रिवेंटिव, ये उनको रिफॉर्म की जरूरत है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एशियन और अफ्रीकन नेशन से और रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है, उनको वीटो पावर दिया जाए, तभी जाके मतलब उनको परमानेंट मेंबरशिप दी जाए। जैसे कि इंडिया है परमानेंट मेंबर, विल प्रमोट इफेक्टिव यूज ऑफ वीटो पावर। उसके बाद इम्प्रूव करना पीस कीपिंग ऑपरेशंस को, कि जो पीस कीपिंग ऑपरेशन है वर्ल्ड वाइड उनको चलाया जाए, शांति के लिए ऑपरेशन ज़्यादा होने चाहिए। उसके अलावा एनहांसिंग कोऑपरेशन विद रीजनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज द अफ्रीकन यूनियन, यूरोपियन यूनियन और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न एशियन नेशन, एशियन रीजन, ये यूएन की कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करते हैं टू एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट। तो एनहांस करो कोऑपरेशन, कि यूनाइटेड नेशन इन जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ कोऑपरेशन को बढ़ावा देवे, मोबिलाइज सफिशिएंट रिसोर्सेज, स्ट्रेंथिंग, और जो सफिशिएंट रिसोर्स को मोबिलाइज करना, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना। जैसे कि भाई फाइनेंशियल रिसोर्स को, अगर फाइनेंशियल रिसोर्स कुछ है तो उनको प्रॉपरली फाइनेंशियल कमिटमेंट को प्रोवाइड करना। मेंबर स्टेट्स का ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जो गरीब स्टेट है उनको, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको बढ़ावा देवे, और उनको भी फ्यूचर में डेवलप्ड कंट्रीज की ओर एक पीस, मतलब ग्लोबल पीस की ओर बढ़ावा देवे, ऐसा कुछ करे। ठीक है। उसके बाद स्ट्रेंथिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट R2P प्रिंसिपल, इट विल प्रमोट द ट्रस्ट ऑफ पीपल एंड कंट्रीज इन यूनाइटेड नेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट प्रिंसिपल, कि बड़े मेंबर स्टेट्स है वो अगर डेवलप्ड कंट्रीज है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम प्रोटेक्ट करें, ना कि उनको युद्ध में वॉर में उलझा रहे हैं। यूएसए कभी वियतनाम जाता है, यूएसए कभी यूक्रेन जाता है, यूएसए अफगानिस्तान जाता है, तो तीनों केस के अंदर यूएसए ने ही वहाँ युद्ध को मचाया है। मतलब मैं कोई वन साइड नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इट्स नॉट, ये लिखने वाला नहीं है, बट मैं सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हमें ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर पीस बढ़ानी है, प्रोटेक्शन बढ़ाना है, लेकिन वो सिर्फ अपने फायदे की बात करते हैं। ऐसा बोलना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है। अभी अपने को एक चीज़ और, यूनाइटेड नेशन हिस्टोरिकली कैसे रोल प्ले करता है, उसने कैसे, तो उससे रिलेटेड ज़्यादा कुछ बड़े पॉइंट्स नहीं है, 2-3 पॉइंट्स आपको समझा देता हूँ। एक तो गुड फ्राइडे एग्रीमेंट, नॉर्थन आयरलैंड में उन्होंने गुड फ्राइडे एग्रीमेंट हुआ था, याद रखना है अपने को। एक कंप्रेहेंसिव पीस एग्रीमेंट हुआ था सूडान के अंदर। तो यूएन पीस कीपिंग मिशन है ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू मेंटेन स्टेबिलिटी एंड फैसिलिटिंग पॉलिटिकल ट्रांजिशन इन वेरियस कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड रीजन के अंदर काम आए हैं, जैसे आयरलैंड के अंदर है, सूडान के अंदर है। और डीकोलोनाइजेशन, जैसे इंडिया भी डीकोलोनाइज हुआ था, इससे बहुत सारी कंट्रीज डीकोलोनाइज हुई 1945 की बाद, जब यूएन बना उसके बाद। तो 1960 के अंदर बहुत सारी कॉलोनियल कंट्रीज को इंडिपेंडेंस दिलाने में सबसे बड़ा रोल किसका था, यूनाइटेड नेशन का। उसके बाद ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल लॉ बनाने का काम करता है लोगों को, उसके लिए जैसे एग्जांपल है लाइक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में स्थापना किसने की थी, यूनाइटेड नेशन ने। तो UDHR, तो ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल लॉ बनाने का काम करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2015 के अंदर यूएन ने 2030 तक का एजेंडा बताया है कि हमको 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अपनाना है, और इट इज मेकिंग एफर्ट्स फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ठीक है। टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ SDG, ह्यूमन असिस्टेंस एंड रिलीफ with the help its specialized agency and initiatives such as the United Nations High Commissioner for Refugee, World Health Organization and World Food Program, it has transformed the life of millions of people। एक तो WHO, एक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, एक हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, इनके सबके फायदे से क्या हुआ है कि ये स्पेशलाइज एजेंसीज है यूनाइटेड नेशंस की, WHO, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी, ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, रिलीफ प्रोवाइड करने का काम करती है। याद रखना है आपने को बस कि ये WHO, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी, ये सब यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है। तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल लॉ, डीकोलोनाइजेशन और मेंटेनिंग ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी, ये रोल है। कुछ प्लस पॉइंट्स भी है, कुछ नेगेटिव्स भी है, अपने को सारी चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। रोल ऑफ इंडिया इन रिजोल्विंग ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने में इंडिया का क्या रोल है, तो इंडिया सबसे हमेशा डिप्लोमेटिक रीजन से चलता है, इंडिया तटस्थ नीति से रहता है।
कि हम किसी के साइड में नहीं है, हम ऑलरेडी पीस एंड डिप्लोमेटिक रीजन से। और मोदी जी ने भी यही बोला है, और हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर, कि हम डिप्लोमेटिक रीजन से ही शांति और युद्ध को मतलब खत्म करना चाहते हैं। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर में भी उन्होंने कहा कि जो उनके बीच में जो शांति होनी चाहिए वो डिप्लोमेटिक सोर्सेज के थ्रू होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का भी इंडिया मतलब फाउंडिंग मेंबर था अनेम का, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का, जिससे क्या है कि मतलब उसके अंदर क्या क्या प्रिंसिपल्स थे कि सोवरेनिटी, सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड नॉन इंटरफेरेंस इन द अफेयर्स ऑफ अदर नेशंस के जो इंटरनल मामले उनके अंदर हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, सेल्फ डिटर्मिनेशन वो स्वतंत्र है। उसके बाद डेवलपमेंट कोऑपरेशन, इंडिया अभी क्या कर रहा है, बहुत सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर भी है, तो उससे डेवलपमेंट कोऑपरेशन, इंडियाज अप्रोच टू एड्रेसिंग ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो एम्फेसाइज डेवलपमेंट कोऑपरेशन, ठीक है। इंडिया आने वाले लोगों के लिए मार्ग प्रदर्शक के रूप में काम करेगा। काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स, इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स एंड एडवोकेट फॉर ग्लोबल कोऑपरेशन टू कॉम्बैट दिस शेयर्ड थ्रेट। पीस कीपिंग ऑपरेशन भी इंडिया ने अभी लॉन्च किए हैं, जैसे किसके अंदर कोंगो, साउथ सुडान, हेती, लेबनन, अभी यहाँ जितने भी वहाँ पे भी पीस कीपिंग ऑपरेशन किसने लॉन्च किए थे, इंडिया ने, ठीक है। तो अभी अपन ने इस टॉपिक को पढ़ लिया है। इसका कंक्लूजन यही है कि इट इज बिगेस्ट मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड इट हैज इनफ कैपेबिलिटी टू प्रिवेंट एंड रिजोल्व द कॉन्फ्लिक्ट अराउंड द वर्ल्ड, बट इट नीड टू बी यूटिलाइज इन प्रोएक्टिव वे। मतलब हमको प्रोएक्टिव वे में काम करना पड़ेगा, पहले ही जो घटनाएं हो रही है उससे पहले विचार कर लेना पड़ेगा। और रिफॉर्म इन यूनाइटेड नेशन आर नीड ऑफ द आवर टू मेक इट मोर इफेक्टिव। और यूनाइटेड नेशन का रिफॉर्म, यूनाइटेड नेशन के अंदर जो रिफॉर्म्स है वो जरूरत है किसकी, ऑफ द आवर, आज के समय की जरूरत है कि ये रिफॉर्म यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। अपन ने क्या पढ़ा है यूनाइटेड नेशन के बारे में, अपन ने पढ़ा है 193 मेंबर्स है, इसके अंदर 6 इसके प्रिंसिपल ऑर्गन है, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटरीट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। 193 मेंबर है, इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, ये चीज़ें याद रखनी है अपने को। उसके अलावा एक अपन ने न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में पढ़ा है कि 3 टेस्ट हुए हैं अभी तक, जिसमें से पहला हुआ था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे, दूसरा हुआ था मतलब अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट में 1998, 1997, 1974 के अंदर पोखरण में 1, पोखरण 2 स्माइलिंग बुद्धा था पहले का नाम, उसका स्माइलिंग बुद्धा जयंती के दिन हुआ था, और दूसरे का नाम था ऑपरेशन शक्ति, ठीक है। ये याद रखना है अपने को। इंडिया और उसके अलावा एक न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है जिसके अंदर पॉलिटिकल काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, पॉलिटिकल काउंसिल को हेड करता है चेयर मतलब हेड करता है प्राइम मिनिस्टर, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल को हेड करता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इनपुट प्रोवाइड करता है किसके लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, जबकि अल्टीमेट डिसीजन किसके पास होता है, पॉलिटिकल काउंसिल, जिसको हेड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का यूज करेंगे, हम किसी पर न्यूक्लियर अटैक फर्स्टली नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई हमारे पर करेगा तो जवाबी कार्रवाई में हम बिल्कुल उस पर करेंगे। कोई हमारे को बायोलॉजिकल वेपन से हम पर अटैक करता है या कोई अनएक्सेप्टेबल डैमेज करता है तो भी हम न्यूक्लियर वॉर कर सकते हैं, और उनके अंदर फियर होना जरूरी है। उसके अलावा बाकी कोई स्टेट ऐसा है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है ही नहीं तो उन पर हम न्यूक्लियर वॉर नहीं करेंगे, और उनके एक्सपोर्ट पर भी हमारा कंट्रोल रहेगा। और बाकी हम कमिटमेंट देते हैं कि पूरा वर्ल्ड न्यूक्लियर ग्लोबल फ्री बने, बट उसके लिए हम पूरे वर्ल्ड के साथ हैं, और बस यही है। तो अभी अपन, और उसके अलावा अपन 3 ग्रुप, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, वेसेनार अरेंजमेंट और मल्टीनेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजिम, 3 के अंदर हम मेंबर्स है अभी करंटली, लेकिन और न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में अभी अपन मेंबर्स नहीं है, और वो उस प्रोसेस में है, और अगर इससे रिलेटेड अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली। अपन कल ऐसा करेंगे, जब अपन पढ़ेंगे न्यू टॉपिक तो अपन 20-25 मिनट तो पढ़ेंगे, उसके अलावा 5-10 मिनट अपन पॉलिटी का रिवीजन कर लेंगे, उससे बेनिफिट मिलेगा। आज थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है, कल से इसको थोड़ा सा 30 मिनट से अंदर लेके आने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और देखिए अगर कुछ इश्यू है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, उससे मैं अपन उसको सोल्व करेंगे। इससे रिलेटेड और कॉन्सेप्ट अच्छे से अच्छे लेकर आएंगे। आपने पढ़ा होगा, आपको थोड़ा सा आपको अच्छा लगा होगा। अपन जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसका मेरा बेसिक यही रूल रहेगा कि अपन उससे रिलेटेड पहले ही सारी चीज़ें समझ लें, और चीज़ें क्या इतनी बार अपन रिवाइज करेंगे कि एग्ज़ाम के अंदर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।